हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एनटीटी एग्जाम चैनल। तो आज की हमारी ये वीडियो स्पेशल रहने वाली है क्योंकि यहाँ पे हम अब मेरे खुद के बनाए हुए स्पेशल हैंड रिटन नोट से अपनी पेडागोजी का सेक्शन कंप्लीट करेंगे, जिनको पढ़कर मैंने खुद अपना गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक किया था, जिसमें पेडागोजी मेरी 30 मार्क्स की आई थी और मेरे 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आए थे। मुझे पेडागोजी का सेक्शन बहुत इजी लगा था क्योंकि मैंने खुद से अपने इन हैंड रिटन नोट्स पे बहुत मेहनत की थी और मैं चाहती हूँ कि अगर मैंने अपना इन हैंड रिटन नोट्स से अपना एग्जाम क्रैक कर लिया, मुझे पेडागोजी इतनी इजी लगी, तो मैं चाहती हूँ इसका बेनिफिट आप सभी को भी मिले। क्यों ना मैं इन नोट से आप सभी को भी कंप्लीट करवाऊं पेडागोजी। इसमें इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे गाइज आपके, जो और कहीं नहीं पढ़ाए जाते, क्योंकि ये मैंने हैंड रिटन नोट्स 3-4 बुक्स में से खुद, मतलब मेरा पेडागोजी में गाइज काफ़ी इंटरेस्ट है, तो खुद उनसे मैंने पढ़कर अपने नोट्स बनाए थे, क्योंकि पेपर के टाइम पे हम केवल नोट्स को ही रिवाइज कर सकते हैं। उस टाइम मेरे माइंड में बिल्कुल नहीं था कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊंगी और आप तक ये नोट्स शेयर किए जाएंगे, आप भी इन्हें पढ़ के अपना एग्जाम क्रैक करेंगे। गाइज एक बात बता देती हूँ, अगर आप ये एक वीडियो कंप्लीट देखना, ठीक है, टाइम निकाल के। जिस भी बच्चे के एग्जाम में पेडागोजी आती है, चाहे वो एनटीटी का एग्जाम हो जिसमें 100 मार्क्स की आती है, चाहे वो पीआरटी का एग्जाम हो जिसमें 100 मार्क्स की आती है, या डीएसएसबी का, टीजीटी, पीजीटी, कोई भी एग्जाम हो जिसमें भी पेडागोजी सेक्शन आती है, ये स्पेशल हैंड रिटन नोट्स की पेडागोजी जो कंप्लीट करके चला जाएगा उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये आपको एग्जाम टाइम में क्वेश्चन हल करते वक्त ही पता चलेगा। तो क्यों ना एक बार एक क्लास कंप्लीट देखना, अगर आपका इंटरेस्ट बने तब नेक्स्ट क्लासेस पे स्विच करना। तो शुरू करते हैं आज के अपने इस अध्ययन को, लेके माँ सरस्वती का नाम। तो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता ही है, और एनटीटी के एग्जाम में तो ये सिलेबस में ही टॉपिक दिया हुआ है लाइफ स्किल्स के बारे में। तो शुरू करते हैं। स्किल, सबसे पहले स्किल क्या होती है? वे ऑफ डूइंग समथिंग वेल, मतलब स्किल्स को कहते हैं हम कौशल, कि कोई भी ऐसा काम जो आपको करने, अच्छे तरीके से करने में मदद करे। लाइक जैसे डांस क्या है? डांस भी एक स्किल है। किसी को पेंटिंग करना आता है तो वो भी एक स्किल है। तो वे ऑफ डूइंग समथिंग वेल, किसी भी चीज को अच्छे से करने के लिए आपको आप में उस चीज की स्किल होनी चाहिए। लाइफ स्किल्स देखते हैं अब क्या है। किसी काम को बेहतर तरीके से कर पाए उसके लिए सीखे गए ढंग को हम कौशल कहते हैं। बोथ लैंग्वेज में है, मेरे नोट्स बाइलिंगुअल हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे कोई इंग्लिश मीडियम है चाहे कोई हिंदी मीडियम है। सो लाइफ स्किल्स आर द एबिलिटी दैट इंडिविजुअल कैन डेवलप लाइव अ फ्रूटफुल लाइफ। एक फ्रूटफुल लाइफ जीने के लिए हमें लाइफ स्किल्स आनी चाहिए। अब WHO ने लाइफ स्किल्स को क्या डिफाइन किया, एग्जाम में पूछ लेते हैं। जैसे कि ये डेफिनेशन आपको लिख के दे देगा और पूछ लेगा कि ये डेफिनेशन किसने दी, तो WHO की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट मानी जाएगी। तो देखते हैं डेफिनेशन में क्या है। द एबिलिटी फॉर एडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर दैट एनेबल द इंडिविजुअल्स टू डील इफेक्टिवली विद द डिमांड एंड चैलेंज ऑफ एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ की जो एक इंडिविजुअल के बिहेवियर के लिए ज़रूरी होती हैं, उन स्किल्स को, उन एबिलिटीज़ को लाइफ स्किल कहा है WHO ने। अब यूनिसेफ भी इंपॉर्टेंट है हमारा लाइफ स्किल्स के बारे में। उन्होंने क्या कहा है? अब बिहेवियर चेंज और बिहेवियर डेवलपमेंट, कोई बिहेवियर चेंज हो रहा है, बिहेवियर का डेवलपमेंट हो रहा है, अप्रोच डिजाइन टू एड्रेस अ बैलेंस टू 3 एरियाज। तो लाइफ स्किल्स में हम 3 एरियाज में बैलेंस कर पाते हैं, नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल्स। तो अगर एग्जाम में आएगा क्वेश्चन की बैलेंस बिटवीन नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, लाइफ स्किल्स के ऊपर किसने बात की है, तो आप इजीली बता पाएंगे कि यूनिसेफ ने हमें ये डेफिनेशन दी है। पहले ही गाइज मैं बता देती हूँ, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि ये नोट्स कितने इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। जिस भी बच्चे को इंपॉर्टेंट लगेगा वो खुद ये वीडियोस करेगा। मेरे सत्यापित कर देने से कि नहीं पढ़ो, ये करो, कुछ नहीं होने वाला। कैटेगरीज ऑफ लाइफ स्किल्स, लाइफ स्किल को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा, लाइफ स्किल्स को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है। सोशल और इंटरपर्सनल स्किल्स, इमोशनल स्किल्स, कॉग्निटिव या थिंकिंग स्किल। तो 3 कैटेगरी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। सोशल मतलब समाज में, इंटरपर्सनल स्किल्स, इमोशनल स्किल्स, कॉग्निटिव एंड थिंकिंग स्किल्स। सोशल स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स, इमोशनल स्किल्स, ये तीनों कैटेगरी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। लाइफ स्किल्स की 3 कैटेगरी है। ये निमोनिक भी यहाँ लिखे गया है, CSE, सोशल नहीं सॉरी, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल स्किल्स। सोशल और इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होती हैं? सोशल और इंटरपर्सनल स्किल्स में हमारी ये 4 बातें आएंगी। कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल, हम समाज में
अच्छे तरीके से रह पाए, इसका भी स्किल होनी चाहिए आप में। क्या? कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, प्रॉपर वे में बात कर पाए तथा इफेक्टिवली अपनी भावनाओं को बता पाए। असर्टिवनेस स्किल क्या होती है? मुखरता। अब असर्टिविटी क्या होती है? किसी चीज को फील करता है कि वो गलत है तो उसके बारे में बोल पाए कॉन्फिडेंटली, बिना गिल्ट फील किए, रिस्पेक्टिवली बोले, मैम मुझे ऐसा लगता है, पोलाइटली। मतलब अब क्लास में बच्चे को लग रहा है कि मैम ने क्वेश्चन गलत कर दिया, तो अब जिस बच्चे में ये असर्टिवनेस की स्किल होगी वो बताएगा कि पोलाइटली बताएगा, मैम मुझे लगता है ये क्वेश्चन इस तरीके से ऐसा होना चाहिए। अब जिस बच्चे में असर्टिवनेस स्किल नहीं होगी तो वो बता ही नहीं पाएगा, खुद डरा रहेगा, उसमें उतना कॉन्फिडेंट होगा ही नहीं। तो हमारी असर्टिव स्किल भी किस में आएगी? सोशल और इंटरपर्सनल स्किल में। फिर कोऑपरेटिव स्किल, सहयोग करना सीख पाए समाज में। और एम्पैथी मतलब समानुभूति, अगर किसी बच्चे को कहीं चोट लग गई, दुख हो गई, तो वो भी वैसा फील कर पाए, ना कि उसके चोट लगने पर हंसे। तो एम्पैथी, ये चारों गुण होने चाहिए। कॉग्निटिव और थिंकिंग स्किल, अब ये हमारी दूसरी है, जिसमें क्या आएगा? प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और सेल्फ अवेयरनेस, खुद के प्रति जागरूकता। स्किल्स कमी क्या क्या है? क्रिएटिव थिंकिंग में लेटरल थिंकिंग हमारी किसने दी थी? एडवर्ड डी बोनो ने, याद रखना इंपॉर्टेंट है गाइज। ये नोट्स सफिशिएंट है आपके एग्जाम में पेडागोजी का सेक्शन कवर करने के लिए। हर एक चीज कवर होगी, यहाँ से देखना आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। कहीं कोई इतना मतलब यूजफुल कंटेंट आई थिंक शेयर कर रहा होगा यूट्यूब पे। मेरी ये खुद की मेहनत है, लोग अपने नोट्स छिपा के रखते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है, अगर मेरे को जिस चीज़ से बेनिफिट मिला है, मेरी मेहनत तब सफल मानी जाएगी जब आप सभी को भी इससे बेनिफिट मिलेगा। तो बट मैं एक चीज़ पहले ही बता देती हूँ, विश्वास करके गाइज ये सारी वीडियोस कवर कर लेना जो भी एग्जाम में फतेह हासिल करना चाहता है। इमोशनल स्किल्स, सांवेगिक कौशल, मैनेजिंग स्ट्रेस। इमोशंस क्या हैं? फियर, एंगर, लव, हैप्पी, सैड, इन सब इमोशंस को कंट्रोल में रख पाएं, इतने ज़्यादा ना हो कि आपकी लाइफ में तबाही सी मच जाए। तो इमोशनल स्किल्स क्या है? स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए, मैनेजिंग इमोशंस, रेजिस्टिंग पीयर प्रेशर, जो पीयर प्रेशर होता है, रेजिस्ट मतलब बचें उस चीज़ से, पीयर प्रेशर से। अब WHO हैज़ आइडेंटिफाइड 10 कोर लाइफ स्किल्स। WHO ने 10 कोर लाइफ स्किल्स दी थी। ये कोर लाइफ स्किल्स आपको पता होनी चाहिए। यही हमारी 3 उसमें बांटी थी, सोशल, कॉग्निटिव और इमोशन स्किल्स में, जो कि मैंने आपको पढ़ाया। तो पहली हमारी सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटरपर्सनल स्किल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कोपिंग विद स्ट्रेस, मैनेजिंग इमोशंस। देखो ये कोपिंग विद स्ट्रेस, मैनेजिंग इमोशंस, इफेक्टिव मैनेजिंग, ये सब किसका? इमोशनल स्किल का पार्ट है। इंटरपर्सनल इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये सोशल इंटरपर्सनल स्किल्स का पार्ट है। और क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग ये कॉग्निटिव थिंकिंग स्किल का पार्ट है। तो यही तीनों जो लाइफ स्किल्स हैं उन्हीं के ये 10 कोर लाइफ स्किल्स दिए। एग्जाम में पूछ सकता है WHO ने कितनी लाइफ स्किल्स दी हैं, तो 10 कोर लाइफ स्किल्स दी हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ स्किल, एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ स्किल्स की? प्रमोटिंग पॉजिटिव एटीट्यूड एंड बिहेवियर अमंग द यंग चिल्ड्रन, इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन एबिलिटीज, बच्चे की कम्युनिकेशन एबिलिटी इंप्रूव होगी, प्रमोटिंग हेल्दी डिसीजन मेकिंग, प्रिवेंटिंग नेगेटिव एंड हाई रिस्क बिहेवियर, प्रमोटिंग जेंडर सोशबिलिटी। इजी इंग्लिश में लिखा हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि मेरे को हिंदी में बताने की जरूरत है। प्रमोटिंग ग्रेटर सोशबिलिटी, टीचिंग एंगर कंट्रोल, कि किस तरीके से अपने इमोशंस में एंगर को कंट्रोल करके रखना है, इंक्रीजिंग सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है? कि खुद पे विश्वास हो। सेल्फ एस्टीम क्या होता है? कि जो मैं काम कर रहा हूँ मुझे पता है कि मैं उसमें फतेह हासिल कर जाऊंगा। अगर मैं DSSB के एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं एग्जाम डेफिनेटली क्रैक करूंगा। ये क्या है? सेल्फ एस्टीम है, खुद पे विश्वास है। इंप्रूविंग एकेडमिक परफॉर्मेंस, बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है। फैसिलिटेटर्स ऑफ लाइफ स्किल एजुकेशन शुड, जो लाइफ स्किल एजुकेशन को फैसिलिटेट कैसे करती है हमारी? बी वॉर्म, केयरिंग, सपोर्टिव एंड एंथुजियास्टिक बनाती है। बी रिसोर्सफुल है। बी कॉम्पिटेंट इनफ टू गाइड एंड काउंसिल स्टूडेंट्स इफेक्टिवली, जो ऐसे फैसिलिटेटर जो लाइफ स्किल्स की एजुकेशन देते हैं बच्चों को, तो उनको कैसा होना चाहिए? एडुकेट नॉलेज अबाउट द चाइल्ड, बी पॉजिटिव रोल मॉडल फॉर द स्टूडेंट, वो खुद पॉजिटिव रोल मॉडल होंगे तभी बच्चे का लाइफ स्किल्स के प्रति बेहतर वो बनेगा। देखो गाइस, ये यहाँ पे डेट भी लिखी हुई है, जब मैंने नोट्स बनाए थे थर्सडे का दिन था, 10 तारीख 6 महीना 2021 में मैंने ये नोट्स बनाए थे जब मैं तैयारी कर रही थी।
जब हम मेहनत करते हैं ना तो वो सक्सेस हमें ज़रूर दिलाती है। टू बी इफेक्टिव कम्युनिकेटर परफेक्ट योर स्किल्स। अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो आपकी क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए आप में? सोशल स्किल्स बेहतर होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज परफेक्ट होनी चाहिए, वर्बल स्किल्स, लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। तभी आप एक परफेक्ट कम्युनिकेटर बन पाएंगे। कब? जब आपकी वर्बल स्किल्स बेहतर होंगी, मौखिक कौशल, बॉडी लैंग्वेज परफेक्ट होनी चाहिए, सोशल स्किल्स, लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। हाउ यू मेक एन इम्प्रेशन। कैसे आप इंप्रेशन बना सकते हैं दूसरे पे, ये लाइफ स्किल्स के ही पार्ट हैं गाइस। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आप ऐसे मत लेना कि ये मैम क्या पढ़ा रही हैं। टोन, लहजा, लहजा 34% मैटर करता है आपका, वर्ड्स 6% एंड बॉडी लैंग्वेज 58%। एक व्यक्ति चल के आ रहा है, चल के आने से ही जो इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू लेगा वो 58% आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी का पता लगा लेगा। फिर आपके टोन कैसे, डरा डरा बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंट में बोल रहे हैं, 34%। और वर्ड बोल क्या रहे हैं उसका रोल सिर्फ 6% होता है। तो कैसे आप इंप्रेशन डाल सकते हैं? बॉडी लैंग्वेज 58%, वर्ड 6%, टोन 34%। बॉडी लैंग्वेज इंक्लूड 58%, जिसमें क्या कहेगा? पोस्चर, सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ हेड एंड शोल्डर क्या है, झुके हुए कंधे तो नहीं है, सिर टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है, जेस्चर्स कैसे दे रहे हैं, यूज ऑफ हैंड्स का यूज कैसे कर रहे हैं, वे ऑफ वॉकिंग कैसा है, एक्सप्रेशन ऑफ फेस कैसे है, आई कांटेक्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, स्पीच पैटर्न कैसा है, स्पीड, फ्लुएंसी, पोज, कितना पोज दे रहे हो। तो ये सब बॉडी लैंग्वेज में ही इंक्लूड होगा। टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली कीप इन माइंड, कि आप कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो इफेक्टिवली, क्या बातें माइंड में होनी चाहिए? क्लैरिटी एंड स्पीच, स्पीड ऑफ स्पीच, टोन एंड पिच ऑफ वॉइस, चॉइस ऑफ वर्ड्स, कैसे वर्ड को चॉइस कर रहे हो आप, कीपिंग द मैसेज शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, ना कि आप घुमा फिरा के गोल गोल बातें कह रहे हैं। गेट अ फीडबैक, बिल्ड अ गुड वोकैबुलरी। इमोशंस, इमोशनल में क्या आएगा आपका? सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल्स। तो ये इमोशनल स्किल्स से रिलेटेड है। सेल्फ अवेयरनेस, खुद के प्रति अवेयर हो, इमोशनली आप स्ट्रोंग हो, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल्स। कोपिंग विद स्ट्रेस, अब आप स्ट्रेस से कोप कैसे कर सकते हो? ये इमोशनल, जो ये हमारा इमोशनल पार्ट है, इमोशनल स्किल्स के अंदर ही स्ट्रेस से अ, खुद को बचा के रखना भी इम्पोर्टेंट है। टेक अ ब्रेक, सबसे पहले एक ब्रेक लो। कभी भी आपको स्ट्रेस फील हो रहा है पढ़ते पढ़ते तो पहले एक टेक ब्रेक लो, डीप ब्रीथ, सिट बैक एंड रिलैक्स, डू समथिंग यू लव, जो आपको अच्छा लगता है वो कर लो, पेंटिंग, डांसिंग, जो भी। चेंज योर सराउंडिंग, अपने आसपास की सफाई करके अच्छे से बुक्स रख ली, जैसे आज पढ़ने का मन नहीं है, मतलब सराउंडिंग बेटर कर ली, नेक्स्ट डे से आपको खुद पढ़ने का मन करेगा। ये इम्प्लीमेंट भी करके देखना जब आप तैयारी कर रहे हो। ऑर्गेनाइज योर लाइफ, अपनी लाइफ को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम होगा। मैनेज योर टाइम, अपने टाइम को मैनेज करें। टू डू लिस्ट बनाएं, मुझे आज पूरे दिन क्या क्या करना है। प्लान अहेड, पहले ही प्लानिंग कर ले, एक रात पहले ही, कि मुझे उस दिन क्या करना है। सेट मिनी गोल, छोटे गोल बनाएं। लर्न टू प्लान। कम्युनिकेशन में एक्सप्रेस योर इमोशंस, टॉक टू अ फ्रेंड, एलिमिनेट नेगेटिव टॉक, क्राई, लाफ, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में। स्ट्रेच, स्ट्रेच कर सकते हैं कैसे? स्टैंड अप एंड रीच अप, वॉच अ कैच स्ट्रेच एंड डू सेम, कर सकते हैं। एक्सरसाइज कर सकते हैं। प्रैक्टिस रिलैक्सेशन कैसे कर सकते हैं? मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है गाइस आपकी लाइफ में। गेट अ मैसेज, खुद को मैसेज दे सकते हैं, कोई भी अच्छी बात। टेक अ बाथ, नहा सकते हैं। ट्राई सेइंग एंड सर्टेनिटी प्रेयर। अब स्ट्रेस को मैनेज कैसे कर सकते हैं? मेडिटेशन के थ्रू, जनरल कुछ भी लिखना, मैनेज टाइम, लीड अ बैलेंस लाइफ, एक्सप्रेस योर इमोशंस, मैनेज इन फिजिकल एक्टिविटी, एंगेज होना एक्टिविटी में, टेक अ ब्रेक। ब्रेक भी इंपॉर्टेंट है गाइज लाइफ में। ये सब हमारे लाइफ स्किल्स का टॉपिक है, इसलिए ये सारी बातें हैं इसमें। सबसे पहले सेट अ गोल, एक सेट गोल कर लिया आपने। मान लो आप डीएसएसबी का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, आपने गोल सेट किया कि मुझे डीएसएसबी का एग्जाम क्रैक करना है भाई। फिर एक प्लान बनाया कि इस तरीके से मैं पढ़ूंगा, इस टीचर से मुझे पढ़ना है, इन बुक से मुझे पढ़ना है। गेट टू वर्क, फिर उस चीज पे आपने काम किया, उन्हीं चीजों पे स्टिक रह के, स्टिक टू इट, उन चीजों पे स्टिक रहे, उन्हीं चीजों, ये नहीं कि आए दिन प्लान बदल रहे हैं। रीच गोल, गोल पे पहुंच गए, अब अपनी लाइफ को आप इंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपने गोल पर पहुंच सकते हैं।
मेकिंग मिस्टेक इन सेटिंग गोल, जब हम सेटिंग गोल बनाते हैं, अपने गोल सेट करते हैं, तो क्या मिस्टेक करते हैं? टू बिग, इतने बड़े बना लेते हैं। नॉट स्पेसिफिक, स्पेसिफिक नहीं बनाते कि जैसे कि पार्ट ए में मुझे ऐसे करना है, पार्ट बी में मुझे ऐसे करना है, स्पेसिफिक नहीं बना रहे वो। टू मैनी, बहुत सारे गोल्स बना लिए। नोट रिटन, लिखते नहीं है। बहुत सारे बच्चों को लिखने से बड़ी दिक्कत होती है, बट जो लिखते हैं ना, अब देखो मैंने ये नोट्स लिख के बनाए तो आज ये इतना बेनिफिट मुझे तो दिया ही इन्होंने, सरकारी नौकरी, आपको भी बेनिफिट दे रहे हैं। तो लिखने की आदत तो बड़ी अच्छी है, जो लिखने से बचते हैं ना, अपनी आदत को सुधारो। अब सबसे पहले एम्पथी, एम्पथी क्या है? ये वर्ड्स, ये जो कीवर्ड्स है ना छोटे छोटे पेडागोजी में, ये आपको पता होने चाहिए। जैसे असर्टिव स्किल पढ़ा था हमने, असर्टिवनेस क्या है? मुखरता है, खुल के अपनी बात को बोलना। एम्पथी क्या है? तो ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। सीइंग विद द आईज ऑफ अनदर, दूसरों की आंख से देखना। लिसनिंग विद द ईयर ऑफ अनदर एंड फीलिंग विद द हार्ट ऑफ अनदर। एम्पथी क्या है? खुद को दूसरे के शू में पुट करके देखना। किसी बच्चे को चोट लग गई, अब आप उसकी आंखों से देख रहे हैं, उस तभी आप उसके दर्द को फील कर पाएंगे। तो खुद को दूसरों के शू में पुट करके देखना, एम्पथी। और इसका सिमिलर सा वर्ड है सिंपथी। सिंपथी क्या है? बस आपने देख लिया, सिंपथी दे दी उसको, ओ तुम्हें दर्द हो रहा है, ठीक है, बट आप वैसा फील नहीं कर पा रहे, तो इसलिए सिंपथी से बेटर है एम्पथी। द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व द फॉलोइंग प्रोसेस। अब डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या प्रोसेस होती है? सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, दूसरा एनालाइज द प्रॉब्लम, थर्ड थिंक द अल्टरनेटिव, और क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं, फोर्थ डिसाइड अ कोर्स ऑफ एन एक्शन, कि अब क्या करना है। लाइफ स्किल्स का चैप्टर हो गया है फिनिश। नेक्स्ट टॉपिक है कॉग्निशन एंड इमोशंस। तो देखते हैं, कॉग्निशन यानी कि संज्ञान, इमोशन यानी कि संवेग। तो इमोशंस क्या है? कलर आवर लाइफ। इमोशंस क्या है हमारे? कलर आवर लाइफ। इमोशंस हमारा इमोवियर वर्ड से बना है, टू मूव, ड्राइव करता है, इमोवियर वर्ड से बना है इमोशंस। एग्जाम में पूछ लेगा इमोशन किस वर्ड से बना है, इमोवियर, इमोमोटम, कुछ भी करके दे देगा। संज्ञान क्या है? मेंटल स्किल्स, थिंकिंग, रीजनिंग, परसेप्शन। परसेप्शंस क्या होता है? परसेप्शन, परसीव करना। फाइव सेंसेस के थ्रू जब हम कोई भी चीज को परसीव करते हैं, आईज, नोज, ईयर, टंग, टच, तो ब्रेन सिग्नल, इंफॉर्मेशन धारण करना। परसीव क्या है? फाइव सेंसेस के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन धारण करना। होप आपको दोनों वर्ड समझ आ गए होंगे, इमोशंस एंड कॉग्निशन। देखते हैं, कॉग्निशन क्या है? द मेंटल प्रोसेस ऑफ एक्वायर नॉलेज। नॉलेज को एक्वायर करने की मेंटल प्रोसेस है, जिसमें परसीविंग इंक्लूड है, रिकॉग्निशन, पहचानना चीजों को, कॉन्सेप्चुलाइजेशन, मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। सेकंड, इमोशनल इंटेलिजेंस, ईक्यू। जेबी वॉटसन ने दिया हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस फॉल। देखो यहाँ मैंने निमोलिक लिखा हुआ है, फियर, एंगर, लव, ऑल इमोशंस बाय बर्थ होते हैं अकॉर्डिंग टू वॉटसन। तो ये पूछ लेंगे किसने कहा है कि सभी इमोशंस हमारे बाय बर्थ होते हैं? ये तीन इमोशन, सॉरी सभी नहीं, ये तीन, फियर, एंगर, लव, ये तीन इमोशन हमारे बाय बर्थ होते हैं। किसने कहा है? जेबी वॉटसन ने, जो बिहेवियरिज्म के फादर हैं। अब एरिस्टोटल ने एक बात कही है, जो कोट हमारे एग्जाम में पूछा भी जाता है, सीटेट में तो बहुत बार आता है। एनीवन कैन बिकम एंगर, दैट इज इजी, बट टू बी एंगर विद द राइट पर्सन, टू द राइट डिग्री, एट द राइट टाइम, फॉर द राइट पर्पस एंड द राइट वे, दैट इज नॉट ईजी। यानी कि हम किसी से भी गुस्सा हो सकते हैं, ये बहुत ईजी है, बट एक सही व्यक्ति से सही समय पर, सही मात्रा में और सही उद्देश्य के लिए गुस्सा होना इज नॉट ईजी। ये किसने कहा है? हमारे एरिस्टोटल ने कहा है। फियर, एंगर, लव हमारे जन्म से इमोशंस होते हैं, किसने कहा है? जेबी वॉटसन ने कहा है। अब इमोशनल इंटेलिजेंस टर्म फर्स्ट टाइम यूज किसने किया? सॉल्वे एंड मैरी ने 1990 में। तो इमोशनल इंटेलिजेंस वर्ड किसने यूज किया? सॉल्वे एंड मैरी ने। इमोशनल इंटेलिजेंस बुक किसने लिखी? हमारी डैनियल गोलमैन ने। ठीक है, फेमस करने का श्रेय किसे गया? डैनियल गोलमैन को। इमोशनल इंटेलिजेंस से आईक्यू से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, EI इज मोर इंपॉर्टेंट देन IQ। तो इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने फेमस किया इमोशनल इंटेलिजेंस को? डैनियल गोलमैन। गाइज यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको देख लेना, ये मत सोचो मैम आपको क्या पढ़ा रही हैं। थ्योरी ऑफ इमोशंस, इमोशंस की तीन थ्योरी दी हैं, तीन लोगों ने इस पे बातें की हैं, जेम्स एंड लैंगे,
ने कहा है फिजिकल रिस्पॉन्स स्टिमुलेट इमोशंस, मतलब पहले आपका फिजिकल रिस्पॉन्स होगा फिर आपके इमोशंस आते हैं। एग्जांपल, जंगली कुत्ता आपके पीछे दौड़ा, आपके पसीने छूट गए, फिर इमोशन आया डर का। तो पहले आप भागे फिजिकली, फिर आप में पसीने छूटे, आपके इमोशंस डर का आया। तो क्या है, ये फिजिकल रिस्पॉन्स पहले आएगा फिर इमोशंस आएंगे। ये किसने बात की है? जेम एंड लैंगे ने। उसके बाद कैनोन एंड बर्ड ने, बैरेड ने, इमोशनली ब्रिंग्स फिजिकल रिस्पॉन्स, की पहले इमोशंस आते हैं फिर फिजिकल रिस्पॉन्स होता है। और स्क्रैचर एंड सिंगर ने इंटरप्रिटेशंस ऑफ इमोशंस की बात कही थी। तो ये तीन आपको याद रखना है। जेम्स एंड लैंगे ने पहले फिजिकल रिस्पॉन्स आएगा देन इमोशंस, कैनन एंड बर्ड ने इमोशंस पहले फिर फिजिकल रिस्पॉन्स, और स्क्रैचर और सिंगर ने इंटरप्रिटेशन ऑफ इमोशंस। 2-3 बार रिवाइज करेंगे ना इनको, तब याद होंगी चीजें। मैंने सच बताऊं ना, मेरा जब कोई भी एग्जाम होता था या कुछ भी, मैं इन नोट्स को कम से कम 10 से 12 बार रिवाइज कर चुकी थी। बहुत अच्छी, ये इतने टिप्स पे हो गए थे। मैंने सोचा क्यों ना आपको भी इन नोट्स का उतना ही बेनिफिट मिले। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम 2 टॉपिक कर चुके हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं। देखो, ये टर्म आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, ओवरऑल आपको सारे पेपर में सॉल्व करने में मदद करेंगे। बच्चों की खुद को परफॉर्मेंस से कंपेयर करना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है? बच्चे को खुद की परफॉर्मेंस से कंपेयर करवाओ, ना कि किसी और से। ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस बच्चे के कल्चरली होते हैं, बायोलॉजिकल, मेंटली, इमोशनल, 4 तरीकों से होते हैं इमोशनल डेवलपमेंट डिफरेंसेस। नो टू इंडिविजुअल आर अलाइक, कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, सब में इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। इवन ट्विंस हैव डिफरेंस, इट इज गिवन टू बाय मदर नेचर, हमारी जो माँ प्रकृति है उन्होंने ही हमें बाय नेचर डिफरेंट बनाया। डिफरेंसेस आर नॉर्मल कॉमन थिंग्स टू हैव, डिफरेंस नॉर्मल है भाई, सभी एक जैसे नहीं हो सकते। इन सभी से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। कलर डिफरेंट करता है हमें, शेप, साइज, इंटेलिजेंस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज द ब्यूटी ऑफ वर्ल्ड। अब इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं वो हेरिडिटी, अनुवांशिकता के बेस पर होते हैं और एनवायरनमेंट के बेस पे होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमारे हेरिडिटी के बेस पर किस पे होते हैं? सबका फिजिकली अलग अलग होते हैं, क्योंकि हेरिडिटी अलग है, मेंटली और टेम्परामेंटल, मतलब स्वभाव सबका हेरिडिटी से कहीं ना कहीं ज्यादा इंपैक्ट करता है। तो हेरिडिटी किन चीजों को अलग करने में मदद करती है? फिजिकल, मेंटल एंड टेम्परामेंटल। एक्वायर्ड एनवायरनमेंट, सोशल, सबका समाज अलग अलग होता है। एनवायरनमेंट, कल्चर एंड इमोशंस। इनहेरिटेड ट्रेड्स, वंशानुगत तत्व फिजिकली डिफरेंस होते हैं, आपके डिफरेंट होते हैं किस वजह से? क्योंकि आपके वंशानुगत तत्व अलग अलग हैं। इंटेलिजेंस और मेंटल डिफरेंस भी आप हेरिडिटी के वजह से अलग होते हैं। टेम्परामेंटल डिफरेंस, डिफरेंट इन एबिलिटी, डिफरेंट बेस्ड ऑन सेक्स के ऊपर भी आप अलग अलग होते हैं, लड़के लड़कियां। डिफरेंट बेस्ड ऑन पर्सनैलिटी के ऊपर अलग हो सकते हैं, मैच्योरिटी, एप्टीट्यूड एंड स्पेशल टैलेंट के ऊपर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। एक्वायर्ड ट्रेड्स, अर्जित तत्व, सोशल डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट। लर्निंग स्टाइल के बेसिस पर डिफरेंट होते हैं बच्चे, कुछ विजुअली करके सीखते हैं, कुछ ओरल और कुछ काइनेस्थेटिक। गाइस, यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विजुअल हमारे 60% बच्चे, वर्ल्ड में 60% बच्चे विजुअली देख के समझते हैं, ओरली 35% और काइनेस्थेटिक 5 बच्चे खुद करके देखते हैं। तो ये पूछा जाता है कि लर्निंग स्टाइल कितने डिफरेंट के होते हैं? तो लर्निंग स्टाइल्स विजुअल, ओरल और काइनेस्थेटिक। कल्चर डिफरेंस हो रहे, डिफरेंट बेस्ड ऑन लैंग्वेज। फैक्टर अफेक्टिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस को? हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, कास्ट, रेस, ट्रेड, नेशन, इंटेलिजेंस, एजुकेशन, सेक्स डिफरेंस, एज, पर्सनल डिफरेंसेस के वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। एजुकेशन शुड बी गिवन, बच्चों को एजुकेशन कैसी देनी चाहिए? एज के बेस पे, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चे को एजुकेशन देनी चाहिए। IEP, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, एग्जाम में पूछी जाती है। डिफरेंटेड इंस्ट्रक्शन, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, इंपॉर्टेंट टर्म है बहुत। यूज दिस, लिखा हुआ है मैंने, सबको एक डंडे से नहीं हाँकना। यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शंस, एक समान अनुदेशन नहीं देने, नॉट गुड, नॉट यूज। तो इन यूनिफॉर्म, एक जैसे इंस्ट्रक्शन सभी को नहीं देने, उसके नीड और एज और इंटरेस्ट को ध्यान में रख के डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस का यूज करें, उसकी नीड के हिसाब से बच्चे को पढ़ाएं, उसके साथ कोऑपरेट करें। होप आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी याद समझ आ गया होगा। अब हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट, समायोजन। 4th टॉपिक है
जो बच्चा कॉन्टिन्यूसली इस वीडियो को देख रहा होगा वो ही इन टॉपिक से अवगत हो पाएगा। जो बच्चा बीच में ही छोड़ के भाग गया होगा ना, उनको पता भी नहीं चलेगा कि ये टॉपिक मतलब इस वीडियो में करवाए भी जा रहे हैं कितने एक्सप्लेनेशन और अच्छे तरीके से। एडजस्टमेंट, समायोजन, एक्सेप्टिंग द रियलिटी एंड मूविंग अहेड। एक्सेप्ट करना रियलिटी को और आगे बढ़ जाना, ये क्या है हमारा एडजस्टमेंट, समायोजन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एडजस्टेड, ये बच्चा एडजस्ट दिख रहा है, नॉर्मल है, स्माइली फेस है, हैप्पी है। माल एडजस्टेड, जो एडजस्ट नहीं है, सैड है, एंशियस है, फ्रस्ट्रेटेड है। अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेंटली बैलेंस्ड में एडजस्ट रखना खुद को, क्या है, एडजस्टमेंट है। एडोलेसेंस में सबसे ज्यादा समायोजन की आवश्यकता होती है 12 to 19 ईयर्स, इसलिए स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम पीरियड किसने कहा है, स्टैनली होल ने भी एडोलेसेंस को क्या कहा है, स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम पीरियड। एडजस्टमेंट, स्मिथ ने क्या कहा एडजस्टमेंट को, अ गुड एडजस्टमेंट इज वन दैट बेस्ड ऑन रियलिटी एंड इज सेटिस्फाइंग। खुद को एडजस्ट करना रियलिटी के बेस पर। शेफर के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट इज अ प्रोसेस बाय which living organism maintain a balance between its need and circumstances that influence the satisfaction of these needs। नॉर्मली एडजस्टमेंट को समझने के लिए ही इनकी डेफिनेशन मैंने लिखी थी, जो मुझे थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट लगी थी। एजुकेशनल इंपॉर्टेंस, क्या है एडजस्टमेंट की, एजुकेशनल क्या इंपॉर्टेंस है, कॉन्फ्लिक्ट से बच्चा है बचता, तरक्की की ओर लेके जाता है, व्यक्तित्व की ऊर्जा का उपयोग सही कार्यों को लेकर पाता है, और समायोजन की कमी नकारात्मक परिस्थितियों को जन्म दे देती है। माल एडजस्टमेंट, कुसमायोजन, रियल लाइफ से डील ना कर पाना, माल एडजस्टमेंट कहलाता है। जेम्स, देखो गाइस ये जो टर्म है ना जो आप पढ़ रहे हो, जैसे हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को डिटेल में पढ़ा, और इमोशंस और कॉग्निशन को डिटेल में पढ़ा, लाइफ स्किल को डिटेल में पढ़ा, ये बहुत फायदा देंगे आपको, इसलिए मैं बता रही हूँ ताकि आप देख लें, आप स्किप करके ना चले जाएं, आपका ही लॉस होगा। जेम्स ड्रेवर, माल एडजस्टमेंट इज द कॉग्निशन a person who is unable to adapt with his physical, occupational and social environment। माल एडजस्टमेंट क्या कंडीशन होती है जिसमें व्यक्ति अनेबल हो जाता है फिजिकली, ऑक्यूपेशनल और सोशली खुद को एडेप्ट करने में। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको स्किप कर देते। सिम्टम्स क्या है, कोई भी व्यक्ति माल एडजस्टेड है तो अपने वातावरण के अनुकूल नहीं बन पा रहा, असामाजिक, स्वार्थी और दुखी रहता है, मानसिक द्वंद, कुंठाग्रस्त होता है, घृणा, द्वेष और बदले की भावना होती है उसके मन में, छोटी सी समस्या उत्पन्न होने पर ही असंतुलित खो देता है। अब कोज क्या है माल एडजस्टमेंट के, फिजिकल, सोशल, कल्चर और साइकोलॉजिकल। फिजिकली अगर कोई माल एडजस्टेड है तो वो सोना, खाना, फिटनेस में दिक्कत होगी उसे। सोशली, कल्चरली समाज में विद्रोह, सती प्रथा, माल एडजस्टेड के कारण ही ये सब होता है। साइकोलॉजिकल, लव की कमी, एक्सपेक्टेंस, फ्रीडम नहीं दी जाती। अब कुसमायोजन से होने वाली मानसिक रोग क्या है, स्ट्रेस बच्चे में आ जाता है, एंजाइटी, प्रेशर, फ्रस्ट्रेशन इन चीजों में रहता है। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, द्वंद, दो लोगों के बीच अपने मन में हो सकता है, दो लोगों के बीच हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद, या फिर खुद के अपने मन में हो सकता है। टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स गिवन बाय कर्ट लेविन 1935। इंपॉर्टेंट है, कॉन्फ्लिक्ट किसने दिए, कर्ट लेविन ने। अब मोटिवेशनल कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं, क्लैरिटी की कमी होती है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट में 4 प्रकार के हैं, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, या मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस। यहाँ से गाइज मैं लिखा भी हुआ है, सीटेट 2023 में यहाँ से क्वेश्चन आया था, देख लेते हैं। अप्रोच क्या है, सबसे पहले उपागम क्या है। इन 4 अप्रोच को पढ़ने से पहले अप्रोच और अवॉइडेंस को तो जान लेते हैं क्या। किसी काम को करने व सोचने का तरीका, अ वे ऑफ डूइंग और थिंकिंग अबाउट समथिंग, किसी तरफ बढ़ना, तरीका, सोचने का ढंग। तो अप्रोच क्या है, किसी तरफ बढ़ना, तरीका, सोचने का ढंग, किसी काम को करने का तरीका। अवॉइडेंस क्या है, बचाव, एन एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ अवॉइडिंग और विदड्रॉइंग फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से बचना, इग्नोर करना, ठीक है। तो अब इन चारों अप्रोचेस को देखते हैं क्या है। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट किसने दिया, बताओ, अभी पीछे बताया कर्ट लेविन ने। तो अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि लीस्ट स्ट्रेसफुल है, ईच ऑफ चॉइस आर पॉजिटिव, यूजुअली रिजॉल्व बाय मेकिंग अ डिसीजन। आसानी से, मतलब लीस्ट स्ट्रेसफुल है, कोई स्ट्रेस नहीं आएगा अगर अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है व्यक्ति के बीच में। जैसे कि जॉब है, केवीएस चूज करनी है, डीएसएस भी चूज करनी है, या चंडीगढ़ यूज करनी है, तो एक चॉइस लेनी है आपको 3 जगह जॉब मिल गई, केवीएस में भी, डीएसएस भी में और चंडीगढ़ भी, तो आपको एक चॉइस करनी है, तो आप कौन सी चॉइस अपनाओगे। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इजी है, कोई भी एक चुन लोगे इजीली।
लेस स्ट्रेसफुल है। अब अवॉइड अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, एक तरफ खाई है दूसरी तरफ कुआ है, मोर स्ट्रेसफुल, नाइदर चॉइस इज पॉजिटिव, कोई भी चॉइस पॉजिटिव नहीं, रिजॉल्व बाय मेकिंग डिसीजन, ना बॉल पेन चाहिए ना जेल पेन चाहिए, दोनों चीजें नेगेटिव है, हमें तो एक इंक पेन चाहिए, तो अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट है, ज्यादा स्ट्रेसफुल है। अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, एक तरफ अप्रोचेज हैं एक तरफ अवॉइडेंस है। अकर व्हेन अ चॉइस हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट, मीठा खाना पसंद है क्योंकि उससे एनर्जी मिलेगी बट शुगर लेवल बढ़ जाएगा, एक पॉजिटिव साइड है एक नेगेटिव साइड है, तो अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, अब बहु उपागम द्वंद्व, मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स हैं, मोस्ट ऑफ सेवरल अल्टरनेटिव्स कॉजेज ऑफ एक्शंस हैज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। होप आपको ये चारों कॉन्फ्लिक्ट समझ आ गए होंगे। अब मेथड्स ऑफ माल एडजस्टमेंट, मेथड्स क्या है माल एडजस्टमेंट के, डायरेक्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इनडायरेक्ट और डिफेंस ओरिएंटेड मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या है, माल एडजस्टमेंट करने के लिए, प्रत्यक्ष और समस्या समाधान, कॉन्शियसली चेतना से प्रॉब्लम सॉल्व करना, हेल्दी तरीका है प्रॉब्लम सॉल्व करने का डायरेक्ट मेथड। एग्जांपल, आपके पैसे निकल गए क्योंकि आपने ओटीपी बता दिया था, देन बाद में आप पुलिस रिपोर्ट करते हैं, खुद की गलती मानते हैं, मेरी गलती है मुझे आगे से ध्यान रखना चाहिए, ये नुकसान होना था हो गया, कॉन्शियसली खुद की प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर ली, तो ये डायरेक्ट तरीका था। सॉल्विंग और रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स, जो भी दिक्कत आ रही है आपके रास्ते में उनको आप सॉल्व कर लेते हैं, तो ये भी डायरेक्ट तरीका है एडजस्टमेंट का। या तो सॉल्व कर लो प्रॉब्लम को, ऑब्स्टेकल दूर हो जाएंगे। फोन से इंस्टाग्राम डिलीट किया क्योंकि टाइम वेस्ट होता था, सिर्फ एक वीक में 1 आवर यूज करना, ऑब्स्टेकल हटा दियो। या तो पूरे ही तरीके से जिसे पढ़ाई नहीं हो पाती। सच बताऊं, मेरे को जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली थी, मैंने ना इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी की थी, ना कुछ फेसबुक मैंने कभी यूज किया था, कुछ यूज नहीं किया था, ओनली सिर्फ व्हाट्सअप होता था, ताकि कोई मतलब इम्पोर्टेंट चीजें जो मेरे को किसी को भेजनी होती थी तो केवल व्हाट्सअप था मेरे पास में, इंस्टाग्राम वगैरह का सारे सोशल मीडिया से दूर थी। या फिर प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, सिर्फ एक वीक में 1 आवर यूज करेंगी। चेंजिंग प्लान और फाइंडिंग न्यू वे, या फिर प्लेन चेंज कर लो, जैसे सीटेट पास नहीं होता बच्चों का, तो प्लान बनाया। हिमांशी जो सीटेट के लिए बहुत फेमस है, हिमांशी की वीडियो देखी, सेल्फ स्टडी करी, सीटेट क्रैक हो गया, तो प्लान को चेंज कर लेना। रिप्लेसमेंट, लक्ष्य का प्रतिस्थापन कर दो, या तो यूपीएससी नहीं हुआ बिजनेस शुरू कर दिया, रिप्लेस ही कर दिया, अपना गोल ही चेंज कर दिया डायरेक्टली, ये नहीं तो ये नहीं, तो ये क्या है डायरेक्ट तरीके हैं एडजस्टमेंट होने के। मेकिंग प्रॉपर चॉइस एंड डिसीजन, एनालाइज करना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है सबसे पहले उसको एनालाइज करना, टुकड़ों में तोड़कर प्रॉब्लम को समझना, तो एनालाइज क्या है चीजों को तोड़कर टुकड़ों में समझना, देन बाद में रोते नहीं रहेंगे। अब इनडायरेक्ट और डिफेंस मैकेनिज्म भी कहते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म किसने दी, हमारे सिगमंड फ्रॉइड ने डिफेंस मैकेनिज्म की बात की है, इंपॉर्टेंट है। ईगो, चेतना को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, अपने बैलेंस्ड में रखने के लिए सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली माइंड को भेज देते हैं, इनडायरेक्ट तरीके हैं डिफेंस मैकेनिज्म। एक तो आप डायरेक्टली खुद को एडजस्ट कर पा रहे हैं, एक आप इनडायरेक्ट डिफेंस मैकेनिज्म्स का यूज कर रहे हैं। रीजन देते हैं, जो तर्क बहाना रैशनल रीजनेबल एक्सक्यूज देते हैं। रैशनलाइजेशन क्या है, सबसे पहले देखते हैं, युक्तिकरण या तर्क संगतिकरण। सोशली एक्सेप्टेबल, लॉजिकल, रीजनेबल है। एग्जाम में पास नहीं हुआ, बच्चा बोल रहा है टीचर खराब था, पेन नहीं चला था, समझ नहीं आया था, आउट ऑफ सिलेबस था, खुद को बचाने के लिए एक्सक्यूज देता है बच्चा, ऐसे रीजन बहाने बनाता है जो सोशली एक्सेप्टेबल होंगे, लॉजिकल होंगे उसके अनुसार और रीजनेबल होंगे, तो ये क्या है रैशनलाइजेशन, उसने रैशनलाइजेशन कर दिया। जैसे कि ग्रेप्स आर सोर, कोई चीज ना मिलने पर कह देना मुझे तो चाहिए ही नहीं थी, अंगूर तो खट्टे हैं। लेमन आर स्वीट, जबरदस्ती किसी चीज को बेहतर बताना जबकि आपको खुद वो चीज पसंद नहीं है, तो अपने अनुसार चीजों को रैशनलाइज कर देना जो सोशली एक्सेप्टेबल हो। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन क्या है, प्रक्षेपण, अपनी असफलता का कारण दूसरे को बताना, तेरी वजह से ऐसा हुआ था, खुद को प्रोटेक्ट कर लिया, खुद को प्रोजेक्शन ये विधि है। डायरेक्ट प्रोजेक्ट नहीं किया, नहीं दिया
सही मंड दिया दोष, सीधा मंड दिया, रीजन नहीं बताया, सीधा दोष मंड दिया। फेलियर का टैग ब्लेम दूसरे पर डाल देना। एग्जाम्पल, बाइक से किसी का एक्सीडेंट हो गया फोन कॉल उठाने से, तो बाइक वाले ने डायरेक्ट बोला तेरी वजह से एक्सीडेंट हुआ। ये नहीं पता कि तू ही फोन पे बात कर रहा था तभी तो एक्सीडेंट हुआ, बट उसने क्या किया, खुद को प्रोटेक्ट कर लिया और दूसरे पर मंड दिया। तो ये खुद को एडजस्टमेंट के तरीके हैं। कॉम्पनसेशन, क्षतिपूर्ति, प्लान ए ने काम नहीं किया, प्लान बी पर चल दिए। हाइट कम है, हील पहन ली, यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ, बिजनेस कर ली, एक चीज की कमी दूसरे से कंपनसेट कर लेते हैं, कंपनसेशन। ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। रिग्रेशन, प्रतिगमन क्या है, जिस अवस्था में है उसके पीछे की अवस्था जैसा व्यवहार करना, लाइक क्राई लाइक चाइल्ड, बेड वेटिंग, बिस्तर गीला कर देना, अपनी उम्र से कम उम्र का व्यवहार करना। सब्लिमेशन, उदातीकरण, ऐसी इच्छा व्यवहार सोशली शो नहीं कर सकते, सब्लिमेट कर देना। तो उन चीजों को, जैसे कुछ चीजें होती है जो हम सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होती, लाइक सेक्सुअल अर्जेस, एग्रेशन, इन चीजों को सोशली एक्सेप्टेबल में ट्रांसफर कर देना, एनर्जी को चैनलाइज कर देना, सब्लिमेशन कहते हैं उसे। जैसे भाग मिल्खा भाग ने गुस्से को स्पोर्ट्स में निकाला, बुक राइटिंग कर ली, कंट्रोल ऑफ माइंड, सोशल सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा अच्छी आदतों को अपनाना। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, इसमें दूसरी जगह डायरेक्ट डिस्प्लेस कर दिया जाता है बिहेवियर को, डिस्प्लेसमेंट के द्वारा माल एडजस्ट मतलब को दूर करना, एडजस्ट फील करना, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देना। ऑफिस में डांट पड़ी, घर आके फैमिली और मेंबर्स पे गुस्सा निकाल देना, डिस्प्लेस कर दिया अपने गुस्से को। हस्बैंड से लड़ाई होने पर बच्चे को पीटती है कुछ महिला, क्या करती है, डिस्प्लेस कर रही है अपनी एडजस्टमेंट के लिए। आइडेंटिफिकेशन, तदामीकरण, किसी पर्सनैलिटी को खुद को एसोसिएट करना सबकॉन्शियसली, जैसे बच्चा टीचर के जैसा व्यवहार करते हैं, ड्रेसअप होके आते, तो वो क्या खुद को आइडेंटिफाई कर रहे हैं दूसरे से। रिप्रेशन, दमन, रिप्रेस कर देना, सबकॉन्शियसली इच्छा एक्सप्रेशन को दबा देना। मोटिवेटिंग, फॉरगेटिंग भी कहते हैं इसे, कि आप मोटिवेट हैं कुछ फॉरगेट करने के लिए, भूलने के लिए, यूपीएससी करेक्ट नहीं हुआ तो सोचना ही छोड़ दिया। रिप्रेशन, जानबूझ के उस चीज को मोटिवेट करना, फॉरगेटिंग कर देना। सप्रेशन, शमन, कॉन्शियसली जानबूझकर दबा देना, चेतना, एफर्टली चीजों को भूल जाते हैं, सप्रेस कर देते हैं। रिएक्शन, फॉर्मेशन, प्रतिक्रिया निर्माण। रिएक्शन फॉर्मेशन, रियल के अपोजिट दिखाना, बिल्कुल जो फील करते हैं उसका उल्टा दिखाना, लाइक डावरी में जैसे ये जो यूपीएससी इंटरव्यू में बोल रहा ऑफिसर कि दहेज नहीं लेना चाहिए और खुद अपनी शादी में 2 करोड़ लिए उसने, क्यों, क्योंकि वो आईपीएस है। तो रिएक्शन, रियल में कुछ अपोजिट दिखाना, रियल में के अपोजिट दिखाना। डिनायल, इनकार, इस घटना को एक्सेप्ट ही नहीं करता, किसी की डेथ पर कुछ लोग रोते नहीं है क्योंकि ऐसी फीलिंग को दबा दिया, एक्सेप्ट ही नहीं करता वो। डे ड्रीमिंग, राइवरी भी कहते हैं डे ड्रीमिंग को, दीवा सपने, रियलिटी से दूर सपने की कल्पना में रहना, अभी खाने को रोटी नहीं है, थिंकिंग अबाउट जॉब लगेगी तो यहाँ यहाँ घूमने जाऊंगा जाऊंगी, क्या करते हैं, नोट डू एफर्ट फॉर अचीविंग योर गोल्स एंड ड्रीम्स, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। जैसे अब आप कुछ बच्चे हैं सोच रहे हैं भाई मेरी डीएसएसबी में जॉब लगेगी, यहाँ घूमने जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और अभी वो पढ़ भी नहीं रहे हैं, अभी सिर्फ वो ये वीडियो खोज रहे हैं कोई बता दे एग्जाम इस दिन होगा, और जिस दिन एग्जाम की डेट रियलिटी में आ जाएगी ना उस दिन उनके तोते उड़ जाएंगे, क्योंकि तैयारी तो पहले से की ही नहीं है, एफर्ट्स तो किए ही नहीं है। हमारा 4th टॉपिक बी गाइस कंप्लीट हो गया है। 4 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए इस सिंगल वीडियो में, बिल्कुल जस्ट मक्खन निकाल के आपको मिल चुका है। अब हम एक और टॉपिक कर लेते हैं, चलो। 5th टॉपिक है हमारे यूरी ब्रॉनफ्रेन-बर्नर इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी है, जिसके 5 लेवल हैं, ये निमोनिक्स लिखे हुए हैं, MMEMC MMEMC मैं इस तरीके से याद करती थी निमोनिक्स के थ्रू। ये सोशल लर्निंग थ्योरी है। यूरी ब्रॉनफ्रेनर ने क्या दिया, हमारा इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी दी है, जिसके 5 लेवल्स हैं। तो देखते हैं, थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि आपको सारा दिख जाए। सबसे पहले माइक्रो सिस्टम, देन मीजो सिस्टम, इको सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, क्रोनो सिस्टम। तो ये 5 लेवल्स हैं। माइक्रो सबसे पहले चाइल्ड होता है, ठीक है। माइक्रो सिस्टम है इमीडिएट एनवायरनमेंट, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है बच्चा। मीजो सिस्टम माइक्रो सिस्टम के रिलेशंस, एक्सो सिस्टम इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं, पेरेंट्स की जॉब, पेरेंट्स ट्रांसफर। मैक्रो सिस्टम सोशल कल्चर वैल्यूज कैसे हैं, और क्रोनो सिस्टम थ्रू आउट लाइफ ये चेंजेस इफेक्ट करते हैं, लाइक डेथ, डिवोर्स, कोई बीमारी, डिसीज हो जाना। तो ये 5
लेवल्स दिए हैं, एक एक करके अच्छे से देखते हैं क्या है क्या नहीं। माइक्रो सिस्टम सूक्ष्म दायरा है। इमीडिएट एनवायरनमेंट मिलता है बच्चे को, डायरेक्टली रिलेट होता है बच्चा पेरेंट से, डायरेक्ट कनेक्शन होता है उसके सिबलिंग से, डायरेक्ट कनेक्शन होता है नेबर से, टीचर से, फ्रेंड से, डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो वो डायरेक्ट कनेक्शन किस में आएगा? इमीडिएट एनवायरनमेंट माइक्रो सिस्टम में। फिर आ जाता है बच्चे का मीजो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम्स, जैसे कि माइक्रो सिस्टम में कौन कौन है बच्चे से जो डायरेक्ट रिलेटेड? पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं माइक्रो सिस्टम्स। लाइक पेरेंट्स और स्कूल कनेक्टेड होता है पीटीएम में। तो मीजो सिस्टम में क्या होता है? बच्चे के जो माइक्रो सिस्टम में रिलेशंस होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तथा एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। माइक्रो सिस्टम का एक दूसरे से रिलेशन, इससे बच्चे की प्रॉब्लम जो बच्चे से रिलेटेड है वो अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। एक्सो सिस्टम थर्ड है हमारा। जब बच्चा डोंट पार्टिसिपेट, इसमें बच्चे का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है बच्चे को, अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। लाइक पेरेंट्स की जॉब क्या है? एक पेरेंट्स है, एक बच्चे के पेरेंट्स है जो कूड़ा बीनते हैं, एक पेरेंट्स के बच्चे हैं जो टीचर्स हैं। तो वो बच्चे पर डायरेक्टली उस चीज का इम्पैक्ट पड़ेगा ना? पड़ेगा, पड़ेगा। अब पेरेंट्स की वर्क प्लेस क्या है? ट्रांसफर हो रहा है बच्चे का, पेरेंट्स का बार बार। मीडिया, तो ये क्या है? इकोसिस्टम के पार्ट है। बच्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता बट इनडायरेक्टली उस पर प्रभाव पड़ता है। मैक्रो सिस्टम, सोशल वैल्यू लॉज क्या है उसके, सोसाइटी के, समाज की संस्कृति कैसे प्रभावित करती है। एक बच्चे का जन्म मुस्लिम परिवार में हो, एक बच्चे का हिंदू में, एक बच्चे का सिख में, तो तीनों के सोशल वैल्यूज, कल्चर लो अलग अलग हैं। वेल्थ, एथिनिसिटी, जियोग्राफिकल लोकेशंस। क्रोनो सिस्टम, पूरे जीवन के दौरान एनवायरनमेंट चेंज जो लाइफ टाइम इफेक्ट करता है बच्चे को, क्रोनो सिस्टम में आएगा। इंक्लूडिंग सोशल हिस्टोरिकल इवेंट्स, मेजर लाइफ ट्रांजिशन है। स्कूल चेंज होना बच्चे का, कोरोना जो आया था वो क्रोनो सिस्टम है, पूरी लाइफ इफेक्ट करेगा। शिफ्टिंग न्यू कंट्री, डेथ ऑफ अ पेरेंट, ऐसी घटना जो लाइफ टाइम बच्चे को प्रभावित करती है। हमारे फिफ्थ टॉपिक भी हो गया है यूरी फ्रॉन ब्रेनर का इकोलॉजिकल मॉडल, इंपॉर्टेंट था। अब हम अपना सिक्स्थ टॉपिक देख लेते हैं। थ्योरी ऑफ अटैचमेंट किसने दी है? जॉन बाउली ने। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत, डीएसएसबी के एंटिटी एग्जाम में तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, और टीजीटी एंटिटी अदर में नाम पूछा जा सकता है। थ्योरी ऑफ अटैचमेंट किसने दी? जॉन बाउली ने। माँ का बच्चे के साथ अटैचमेंट शुरू हो जाता है, 3 ईयर इंपॉर्टेंट होते हैं। इस थ्योरी में क्या कहा गया है कि माँ का बच्चे के साथ अटैचमेंट कैसा होता है, किस तरीके से होता है। बाउली believed that the earliest bond formed by children with their caregivers have a lot of impact the continuous throughout life। तो बाउली क्या बिलीव करते हैं कि जो अर्लियर शुरुआत में बच्चे का बॉन्ड बन जाता है, जो उसकी केयर करते हैं लाइक माता पिता, उन वो इम्पैक्ट बच्चे के थ्रू आउट लाइफ इफेक्ट करता है बच्चे को। He also believed that the attachment served to keep the infant close to the mother, thus improving the child's सर्वाइवल चांसेस। बच्चे के जीने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर उसका कनेक्शन मतलब माँ के साथ बेहतर है। अटैचमेंट इज अ स्ट्रॉन्ग अफेक्शनेट, अफेक्शनेट मतलब स्नेह, टाई विद द क्लोज पीपल और लाइव्स दैट लीड अस टू एक्सपीरियंस प्लेजर व्हेन वी इंटरेक्ट विद देम। तो बच्चे को कितनी खुशी होती है जब उसका अटैचमेंट माँ के साथ हो जाता है, तभी तो वो उसके पास जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ अटैचमेंट उसका बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। द मेन थीम ऑफ दिस थ्योरी, क्या थीम है इस थ्योरी का? थ्योरी ऑफ अटैचमेंट जो जॉन बॉबली ने दी है, माँ और बच्चे की बॉन्डिंग कैसे बनेगी। इज दैट मदर who is available and responsive to the infant's need established a sense of security in the children। सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेवलप होती है बच्चे की, ट्रस्ट डेवलप होता है अटैचमेंट के थ्रू। द इन्फेंट नो दैट द केयर गिवर इज रिलायबल विच क्रिएट अ सेंस ऑफ ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी फॉर चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड द लिव इन। बॉन्ड क्रिएट होने से बच्चे में सिक्योरिटी, ट्रस्ट फील होता है, इमोशनल बॉन्ड बनता है बच्चे का। फेज ऑफ अटैचमेंट डेवलपमेंट के क्या क्या फेजेस हैं? 4 फेजेस दिए हैं जॉन बॉबली ने। Babies are born with behavior like crying, cooing, babbling, smiling to gain adult attention. According to Bobley, first 3 years of child life are very sensitive period for the attachment। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने ये डेफिनेशन दी, कि या फिर पूछा जा सकता है कि जॉन बाउली ने कितने पहले साल बच्चे की सेंसिटिव पीरियड बताए अटैचमेंट के लिए। पहले 3 साल, पहले 6 साल, पहले 8 साल। तो पहले 3 साल बच्चे के अटैचमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन से 4 फेजेज दे? पहला फेज है प्री अटैचमेंट फेज, 0 to 6 weeks to
1 to 5 मंथ तक होता है, बर्थ से 6 वीक तक। बेबी इनेट सिग्नल्स लाइक ग्रास्पिंग, क्राइंग, कूइंग, अटैचमेंट, केयर गिवर। केयर गिवर रिमेन क्लोज टॉय व्हेन बेबी रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली। The infant encourage the adult to remain close and closeness comfort them. Baby recognize their इस जो ये है प्री अटैचमेंट फेज, इसमें जो बच्चा है वो माँ की वॉइस, स्मेल और फेस को रिकॉग्नाइज, पहचानने लगता है। दे आर नॉट येट अटैच टू द मदर, अभी तक वो इतना अटैच नहीं हो पाता माँ के साथ प्री अटैचमेंट फेज में। दे हैव नो फियर टू स्ट्रेंजर, उसे स्ट्रेंजर का फियर नहीं होता, इसलिए इतने छोटे बच्चे दूसरों के पास चले भी जाते हैं इजीली। इनडिस्क्रिमिनेट अटैचमेंट 6 वीक टू 7 मंथ, फैमिली, पीपल, केयर गिवर से स्ट्रेंजर में पहचान करने लगता है बच्चा। 6 वीक से 7 मंथ तक होता है, अंतर करने लग जाता है, दूसरों के पास जाने से रोता है इनडिस्क्रिमिनेट अटैचमेंट में। प्राइमरी केयर गिवर को पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करने लग जाता है। केयर गिवर के प्रति सेंस ऑफ ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। अगर उसे भूख लगी है तो वॉशरूम, पोटी करना, तो वह बस सिग्नल देगा और उसे पता चल जाएगा, उसकी नीड पूरी हो जाती है। थर्ड है हमारा डिस्क्रिमिनेट अटैचमेंट, 7 to 11 मंथ्स में होता है। इन्फेंट शो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट एंड प्रेफरेंस टू स्पेसिफिक इंडिविजुअल। अब 7 से 11 मंथ का हो गया बच्चा, अब स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो जाती है उसको, अब वो स्पेसिफिक इंडिविजुअल के पास ही जाने लगता है, कोई स्ट्रेंजर लेता है रोने लग जाता है। इसी डिस्क्रिमिनेट फेज में ही सेपरेशन एंग्जाइटी बच्चे में डेवलप होती है, दूसरे की गोद पर जाने पर रोने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसे सेपरेशन एंग्जाइटी, अलग होने की चिंता होने लगती है। मल्टीपल अटैचमेंट, चाइल्ड बिगेन टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड्स विद अदर्स, के साथ भी अब स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड बनाने लग जाता है। केयर गिवर बियॉन्ड द प्राइमरी अट्रैक्शन, दे ऑफन इंक्लूड ग्रैंड पेरेंट्स, ओल्ड सिबलिंग्स होते हैं इसमें मल्टीपल अटैचमेंट के टाइम। अब फैक्टर्स क्या है जो अटैचमेंट को प्रभावित करते हैं? अपॉर्चुनिटी ऑफ अटैचमेंट, अब बच्चे को कितनी अपॉर्चुनिटी मिली। जिनको प्राइमरी केयर गिवर नहीं मिलती है, ऑर्फन मतलब जो अनाथ हो जाते हैं, तो उनमें ट्रस्ट ही डेवलप नहीं हो पाता। अटैचमेंट के थ्रू ही तो बच्चे में ट्रस्ट डेवलप होता है अपने पेरेंट्स केयर गिवर के प्रति। अब क्वालिटी केयर गिविंग कैसी मिली, किस लेवल की केयर गिविंग मिल रही है, उस पर भी डिपेंड करता है अटैचमेंट। तो ये 2 फैक्टर अटैचमेंट को इफेक्ट करते हैं। ये 4 फेजेस हमने पढ़े। प्री अटैचमेंट फेज 0 to 6 वीक तक होता है। इनडिस्क्रिमिनेट अटैचमेंट 6 वीक to 7 मंथ। डिस्क्रिमिनेट अटैचमेंट 7 मंथ to 11 मंथ। मल्टीपल अटैचमेंट थ्रू आउट लाइफ होता है। तो ये 4 हमने की थ्योरी में पढ़ा। इंपॉर्टेंट था, नॉर्मल क्वेश्चन बन सकता है। जॉन बॉबली ने कौन सी थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ अटैचमेंट, या फिर डीपली पूछ सकता है। तो आपने अच्छे से ये थ्योरी पढ़ी ली है। पता नहीं आपने ये थ्योरी अब से पहले पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी, बट अटैचमेंट बच्चे की शुरुआत में ही बन जाते हैं, इसलिए हमारा एनटीटी एग्जाम के लिए तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी थी। अब आपकी क्लियर हो गई है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, मुझे सजेशंस देना। अब मैं ये जो अपने हैंड रिटन नोट्स हैं इनकी और वीडियोस लेके आऊं या नहीं लेके आऊं, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है। इस पर जिस तरीके का बच्चों का रिव्यू आएगा, जिस तरीके का रिस्पॉन्स इस वीडियो को मिलेगा, लाइक्स ज़्यादा से ज़्यादा करना गाइज। इस वीडियो को बनाने में मेहनत लगती है, और एक कि मेरे नोट से लोगों को पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे, ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है नहीं है, ये चीज़ जानने में गाइज जो एक वीडियो इतनी मेहनत से बना रहे हैं ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट में प्लीज़ सजेशंस देना कैसी आपको लग रही है, कितनी हेल्पफुल है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, कोई मैं पेड नोट्स किसी को नहीं देने वाली, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस मुझे चाहिए क्या, आप सबकी एक एक सीट, मुझे सिर्फ एक एक सीट ला के देना कि आपका डीएसएसबी में सिलेक्शन हो गया है, दैट्स इट। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स लो इन वीडियोस से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। और पढ़ते रहो, बढ़ते रहो गाइज। बहुत बढ़िया मौका दिया है भगवान ने आपको, पूरा जी जान लगा दो और नौकरी लेके दिखाना।